गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो पहली न्यूज है वो है वैक्सीनेशन फॉर 12 to 14 एज ग्रुप लाइकली फ्रॉम मार्च। तो ये बोला गया है NTAGI के जो चीफ है उनके द्वारा। जो NTAGI क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसे बोला जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, और ये एक तरह की एडवाइजरी कमेटी होती है कंसिस्टिंग ऑफ ए मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू नेशनल गवर्नमेंट दैट इज यूज्ड टू मेक एविडेंस बेस्ड डिसीजंस रिगार्डिंग वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन पॉलिसी। ये जो बॉडी है इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं अब वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन और जो इम्यूनाइजेशन पॉलिसी है उसके लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो हेल्थ है वो 7th शेड्यूल की जो 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्कर लिस्ट। तो जो हेल्थ है वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो नेक्स्ट न्यूज है जो कथक के जो लेजेंडरी हैं पंडित बिरजू महाराज, तो उनके बारे में है। तो उनके भी रिसेंटली डेथ हो गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये कथक जो क्लासिकल डांस है उससे रिलेटेड थे। तो इंडिया में जो टोटल क्लासिकल डांस है उनके बारे में हम देख लेते हैं। इंडिया में जो क्लासिकल डांस के जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह है। तो इनमें फर्स्ट है भरतनाट्यम जो कि रिलेटेड है तमिलनाडु से। सेकंड है कथक जो कि रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से। थर्ड है कथकली जो कि रिलेटेड है केरला से। फोर्थ है कुचिपुड़ी जो कि रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से। फिफ्थ है मणिपुरी जो कि रिलेटेड है मणिपुर से। और 6 है मोहिनीअट्टम जो कि रिलेटेड है केरला से। और 7th है ओडिसी जो कि रिलेटेड है ओडिशा से। और जो लास्ट है वो है क्षेत्रीय जो कि रिलेटेड है आसाम से। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो नेक्स्ट न्यूज है वो मैरिटल रेप के बारे में है। अभी मैरिटल रेप का जो मुद्दा है वो काफी न्यूज में आ गया है, क्योंकि मैरिटल रेप के रिगार्डिंग कोई भी लॉ नहीं बना हुआ है इंडिया में। तो उसको लेके अभी ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। इसमें न्यूज में है कि नीड मोर टाइम टू डिसाइड स्टैंड ऑन मैरिटल रेप, सेंटर टेल्स हाई कोर्ट। तो जो मैरिटल रेप है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मैरिटल रेप के बारे में मैंने जो 17 जनवरी का जो डिस्कशन है उसमें भी डिस्कस किया था। तो मैरिटल रेप के रिगार्डिंग IPC में कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं है। उसमें इतना कहा गया है कि अगर हस्बैंड या इन-लॉज के द्वारा अगर किसी वुमन को टॉर्चर किया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट का मेंशन किया गया है, लेकिन मैरिटल रेप को लेके कोई भी डेफिनेशन या कोई भी पनिशमेंट का उसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो IPC के जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो हम देख लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन दे रखे हैं, तो जो फर्स्ट है वो है सेक्शन 375 जो कि डील करता है विथ रेप स्टेट्स सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय मैन विथ हिज ओवन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर ऑफ एज इज नॉट रेप। तो इसमें बोला गया है अगर लड़की 15 ईयर की एज से ज्यादा है और अगर उसके साथ फोर्सफुली सेक्स किया जाता है तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो ये बोला गया है सेक्शन 375 ऑफ IPC। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी कारण इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि 15 एज से अबव की जो भी वुमेन है उनके साथ अगर फोर्सफुली सेक्स किया जाता है तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना गया है। इसी कारण ये मुद्दा ज्यादा क्रिटिसाइज किया रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में। और जो सेक्शन 376 है वो प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर रेप स्टेट्स द रेपिस्ट शुड बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अनलेस द वुमन रेप्ड इज हिज ओवन वाइफ। यानी कि या तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा या फिर जो लड़की जिसके साथ रेप हुआ है उसको उस क्रिमिनल के साथ में शादी करनी पड़ेगी। तो ये भी क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि जो वुमन है उसकी जो लिबर्टी है या जो उसका फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, तो उसका हनन करता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो लड़की जिसके साथ रेप हुआ है वो उस क्रिमिनल के साथ शादी करना चाहे या नहीं चाहे। ये डिपेंड करता है उस लड़की की प्राइवेसी पे, उस लड़की की लिबर्टी पे, उस लड़की की चॉइस पे। ये जो सेक्शन है ये भी क्रिटिसाइज किया जाता है।
तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, वो प्रोवाइड करता है सिविल रेमेडी टू मैरिटल रेप। तो नेक्स्ट न्यूज है पंजाब पोलिंग नाउ ऑन Feb 20। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बॉडी है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस बॉडी के द्वारा डिसाइड किया जाता है जो इंडिया में जो सेंट्रल लेवल के इलेक्शन होते हैं और जो स्टेट लेवल के इलेक्शन होते हैं वो कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो लोकल लेवल पे इलेक्शन कराए जाते हैं वो कराए जाते हैं जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन होता है उसके द्वारा। तो इनमें आप डिफरेंस ध्यान रखिएगा। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक तरह की ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो कि इंश्योर करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। और जो आर्टिकल 3 to 4 है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। वो प्रोवाइड करता है पावर ऑफ सुप्रीडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इलेक्शन कराता है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटर के इलेक्शन दोनों आ जाते हैं जो है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ पे जो काउंसिल है वहाँ के भी जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन की, तो इसे फॉर्म किया गया था 25 जनवरी 1950 में, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में, और जिसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुशील चंद्रा, और जो इलेक्शन कमिश्नर है उनमें है राजीव कुमार एंड अनूप चंद्र पांडे। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की, तो उनका रिमूवल किया जाता है सिमिलर टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसके लिए रिक्वायर है ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, ए 2/3 मेजोरिटी इन बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी। अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनमें शामिल हैं ये, तो उनको हटाया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो 25 जनवरी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वोटर्स डे। तो नेक्स्ट न्यूज है वो है 2 इंडियंस ए पाकिस्तानी किल्ड इन यूएई टैंकर ब्लास्ट। तो जो यूएई है उसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये है यूएई जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये बॉर्डर टच करता है सऊदी अरेबिया के साथ में और ओमान के साथ में। और ये है पर्सियन गल्फ, ये है गल्फ ऑफ ओमान जो कि कनेक्ट होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये काफी न्यूज में रहती है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये कनेक्ट करती है पर्सियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान। तो जो नेक्स्ट न्यूज है वो है जर्मनी वॉज टू डू ऑल टू गारंटी यूक्रेन सिक्योरिटी। तो जो रसिया और यूक्रेन के बीच जो डिस्प्यूट का जो मैटर रहता है तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल बॉडी दे रखी है वो है नाटो, जिसे बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे बनाया गया था 1949 में, और ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस है। और अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें जर्मनी की लोकेशन की तो वो हम देख लेते हैं। तो ये है जर्मनी जिसकी कैपिटल है बर्लिन। ये बॉर्डर टच करता है नीदरलैंड के साथ में, बेल्जियम के साथ में, लग्जमबर्ग के साथ में, स्विट्जरलैंड के साथ में, ऑस्ट्रिया के साथ में, चेक रिपब्लिक के साथ में एंड पोलैंड के साथ में। तो ये ध्यान रखिएगा। ये है बाल्टिक सी, ये है नॉर्थ सी, और ये है स्वीडन, डेनमार्क एंड यूके। नेक्स्ट न्यूज है वो है डिप्लोमेट्स बैक इन सऊदी अरेबिया फॉर OIC पोस्ट। तो ये कहा गया है ईरान के द्वारा। तो जो OIC है जिसे बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो OIC है वो एक तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फाउंड किया गया था 1969 में। तो ये ध्यान रखिएगा। जिसमें मेंबर है 57 मेंबर। इसका परमानेंट डेलीगेशन है टू द UN एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो उनमें है अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। और अगर बात करें सेक्रेटरी जनरल की तो वो है हुसैन इब्राहिम ताहा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो नेक्स्ट न्यूज है वो है एनजीओज लिंक्ड टू कांग्रेस रिसीव FCRA नोड। तो इसमें जो FCRA है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसे बोला जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो कि है 1976 का। और जो इम्प्लीमेंट बॉडी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें 2010 में अमेंडमेंट किया गया था
जिसमें बोला गया था कि जो इसका सेक्शन 5 है एफसीआरए का, वो डिफाइन करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है एनजीओज पर, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें इसके लाइसेंस वैलिडिटी की, तो जो लाइसेंस है वो 5 ईयर के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद इसको दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है। और अगर बात करें एफसीआरए में जो 2020 में अमेंडमेंट किया गया है, तो उसमें बोला गया है कि जो आधार नंबर है वो मैंडेटरी है उन लोगों के लिए जो एनजीओज में काम करते हैं। इसके अलावा जो एनजीओज है उनका ओनली 1 सिंगल अकाउंट होना चाहिए, जो एसबीआई की जो ब्रांच है दिल्ली में उसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। ये अमेंडमेंट किया गया है अभी 2020 में। तो आगे एडिटोरियल्स है, तो ये वाला एडिटोरियल बात करता है लाइव स्टॉक के बारे में रूरल एरिया में, और उसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उसके बारे में। इसमें एक इम्पोर्टेंट कमेटी दे रखी है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये जो कमेटी है वो है MKGN कमेटी, जिसने हाईलाइट किया था कि दैट लाइव स्टॉक फार्मर्स फेस ग्रेटर चैलेंजेस इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर फार्मर्स, स्पेशली व्हाइल एक्सेसिंग क्रेडिट एंड लाइव स्टॉक इंश्योरेंस। तो ये जो कमेटी है ये ध्यान रखिएगा, ये किससे रिलेटेड है, तो ये लाइव स्टॉक के बारे में बात करती है। तो जो नेक्स्ट एडिटोरियल है इसमें एक इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल जो बॉडी दे रखी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसे बोला जाता है क्वाड, जिसमें शामिल है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप बनाया गया था टू टैकल चाइना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट ग्रुप ध्यान रखिएगा, सेकंड क्वाड ग्रुप, जिसमें शामिल है इजराइल, इंडिया, यूएई एंड यूएस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सेकंड क्वाड है। ओरिजिनल जो क्वाड है उसमें शामिल है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, और जो सेकंड क्वाड है उसमें शामिल है इजराइल, इंडिया, यूएई एंड यूएसए। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है लिथुआनिया के बारे में और चाइना के बारे में। तो ये है लिथुआनिया, जिसकी कैपिटल है विनियस, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये बॉर्डर टच करता है रसिया के साथ में, पोलैंड के साथ में, बेलारूस के साथ में और लातविया के साथ में। तो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो पंजाब की पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है, तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है। तो ये वाला एडिटोरियल एक इम्पोर्टेंट बुक के बारे में है। तो ये जो बुक है ये लिखी गई है रामचंद्र गुहा के द्वारा, है रेबल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट बुक है जो अभी न्यूज में आ गई है। इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में मेंशन किया गया है, जो कि है एनी बेसेंट। तो जो एनी बेसेंट है उनका कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने एस्टेब्लिश किया था होम रूल लीग, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 1916 में, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाला एडिटोरियल है वो बात करता है केरला के जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है उसके बारे में, जो कि एक रेल लिंक प्रोजेक्ट है, जो कि है 530 किलोमीटर। तो जो केरला है उसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये है केरला, जो बॉर्डर टच करता है कर्नाटका के साथ में एंड तमिलनाडु के साथ में। और अगर बात करें पुदुचेरी की, तो जो पुदुचेरी का जो पुदुचेरी है वो आता है केरला के अंडर में, और जो येनम पुदुचेरी है वो आता है आंध्र प्रदेश के अंडर में। और अगर बात करें कराईकल और जो मेन पुदुचेरी है वो आते हैं तमिलनाडु के अंडर में, तो ये ध्यान रखिएगा। सो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।